हेलो एवरीवन, मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीनेटिक पर आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज पढ़ा रही हूं जिसमें मैं चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट को एक्सप्लेन कर रही हूं। इसके पहले मैं 2 पार्ट बना चुकी हूं, आज ये इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट 3। पहले के 2 पार्ट के वीडियोज यदि आपने नहीं देखे हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। न्यू सेशन 2024-25 की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है बिजनेस स्टडीज की, वहां जाकर आप इसके पहले के जो कॉन्सेप्ट हैं या जो टॉपिक हैं उन्हें समझ सकते हैं। अच्छे से अभी समझ लीजिए क्योंकि एग्जाम अभी बहुत ही दूर हैं। अभी से आपने कॉन्सेप्ट समझ लिए ना तो क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको केस सॉल्व करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी क्योंकि इस साल केस बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आते हैं बिजनेस स्टडीज़ में। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। एक बार देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो हमारा सीबीएसई का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमारा कहाँ तक का टॉपिक क्लियर हो गया है। तो देखिए यहाँ पर चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा रही हूँ मैं, जिसका जो पहला है, ठीक है ना, पहला जो टॉपिक है उसमें हमने अभी तक पढ़ लिया है मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव एंड इम्पॉर्टेंस, फिर मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड प्रोफेशन भी पढ़ लिया है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिए हैं और मैनेजमेंट फंक्शन तक हमने पूरा पढ़ लिया है। आज जो हम थर्ड पार्ट में कंप्लीट करने वाले हैं वो है कोऑर्डिनेशन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से भी कईयों बार क्वेश्चन आए हैं, केस बनाकर भी आए हैं, डायरेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन हमें पढ़ना है, इसको स्किप नहीं करना है। इनिशियल डेज में यदि आप पढ़ लेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या समझेंगे हम, ये पार्ट 3 है, कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस मतलब कोऑर्डिनेशन जो है वो मैनेजमेंट की ज़रूरत है। क्यों है ज़रूरत? क्योंकि देखिए यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन दी है, coordination is the function of management which ensure that the different department and group work in synchronized way। देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि जब ऑर्गेनाइजेशन चलती है तो उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। अब इन ग्रुप्स में सभी लोग जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सिंक्रोनाइज वे में, मतलब सही तरीके से काम कर सकें, इसके लिए उनके बीच कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आगे क्या कह रहे हैं, देयरफॉर देयर इज़ अ यूनिटी ऑफ एक्शन अमंग द एम्प्लॉयज ग्रुप एंड डिपार्टमेंट। इट ऑल्सो ब्रिंग हार्मनी टू कैरिंग आउट द डिफरेंट टास्क एंड एक्टिविटी टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव एफिशिएंटली। तो हमने यहाँ पर देखा कि जब कम एनर्जी, कम कॉस्ट और कम मनी के साथ आप काम करते हो, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प करते हो, तो उसे इफ़िशिएंटली काम करना कहते हैं। तो जब सभी लोग जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी ग्रुप हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी सेक्शन हो, सभी लोग मिलजुल कर काम करते हैं, तब इन गोल्स को इफ़िशिएंटली अचीव करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। अब coordination is an important aspect of any group effort. When individual is working, there is a no need of coordination। मतलब इनका ये कहना है कि इंडिविजुअल के बीच कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता। एक व्यक्ति अकेला ही काम कर रहा है तो अब उसको किससे कोऑर्डिनेशन करना है? कोऑर्डिनेशन हमेशा ग्रुप के बीच होता है। तो आप इस डेफिनेशन से समझे होंगे कि जब ग्रुप, डिपार्टमेंट और सेक्शंस के बीच आपस में मिलजुल कर काम करने की भावना होती है, उसे इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। क्लियर हो गई बात? अब कोऑर्डिनेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। कोऑर्डिनेशन यूनिफाइज अनरिलेटेड और डाइवर्स इंटरेस्ट इनटू द पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी। इट गिव अ कॉमन फोकस टू द ग्रुप एफर्ट टू एंश्योर दैट द परफॉर्मिंग एज इट वॉज प्लान एंड स्केड्यूल। मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन क्या करता है, एक इंटीग्रेटेड ग्रुप एफर्ट होता है। जब भी कोई बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग में प्लानिंग करती है कि हम इस तरीके से काम करेंगे, फिर ऑर्गेनाइजिंग करती है, फिर स्टाफिंग करती है, डायरेक्टिंग करती है, कंट्रोलिंग करती है। अब इन सभी कामों को करने में उसे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब तक वो लोग मिलजुल कर डिसीजन नहीं लेंगे तो हम अपने ग्रुप गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का एक ही गोल होता है और जितने काम करने वाले लोग हैं उन्हीं गोल्स के पीछे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। द पर्पस ऑफ कोऑर्डिनेशन टू सिक्योर द यूनिटी ऑफ एक्शन, और वो भी कॉमन पर्पस के लिए। मतलब यूनिटी ऑफ एक्शन मतलब जो भी काम किया जाए वो यूनिटी से किया जाए। एक व्यक्ति जाके ये ना कहने लगे कि अरे ये काम तो मैं ही करूँगा,
ठीक है। तो यूनिटी ऑफ एक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट होता है कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यू प्रोसेस। देखो ऐसा नहीं है कि कोऑर्डिनेशन एक बार हुआ प्लानिंग के टाइम पे फिर कोऑर्डिनेशन एंड हो गया। कोऑर्डिनेशन कंटिन्यू प्रोसेस है। कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ वन टाइम फंक्शन बट कंटिन्यू प्रोसेस। इट बिगेन द प्लानिंग स्टेज एंड कंटिन्यूइंग टू द कंट्रोलिंग। स्मिता एक एग्जाम्पल दिया है, स्मिता प्लान हिज दिवाली कलेक्शन इन द मंथ ऑफ जून इटसेल्फ। मतलब उसको अपने, स्मिता कोई बिजनेस करती है, उसमें दिवाली कलेक्शन दिवाली के टाइम पे उसको प्रेजेंट करना है, लेकिन उसकी तैयारी वो जून से करने लगेगी। तो जब वो जून से करने लगेगी तो वो कंटिन्यू मॉनिटरिंग रखेगी उस पर कि किस तरह से कोऑर्डिनेशन करना है और किस तरह से प्लानिंग के थ्रू वो अपने दिवाली तक दिवाली कलेक्शन को रिप्रेजेंट कर देगी। ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवासिव फंक्शन। देखो कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह हो रहा है, हर स्टेज पर कोऑर्डिनेशन होता है। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट ड्यू टू द इंटरडिपेंडेंट नेचर ऑफ एक्टिविटी ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। इट इंटीग्रेटेड द एफर्ट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड डिफरेंट लेवल। परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स। जैसे एक एग्जांपल दिया है कि एक कोई बिजनेस है, वहाँ पर परचेज डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो इनके बीच भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। सेल डिपार्टमेंट यदि ये बताएगा नहीं किसको, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, कि क्या सेल हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो बनाता जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि लॉस में जा रही है फर्म या मुनाफे में जा रही है। तो इनके बीच कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्लियर हो गया। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। ऐसा नहीं है कि जो टॉप लेवल पर काम कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन सिर्फ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितने भी लेवल हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल या सुपरवाइजरी लेवल, सभी मैनेजर्स की यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सब लोग मिलजुल कर काम करें। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है, कोऑर्डिनेशन इज द deliberated function. A manager has to coordinate the effort to the different people to the concise and the deliberate manner. मतलब अच्छे से रिप्रेजेंट करना है कोऑर्डिनेशन को। धमकी दे दे के काम नहीं करवाना है कि ए तुझे मिलजुल के काम करना है, नहीं, आपको डेलिब्रेट मैनर में उसको काम करवाना है। अच्छे तरीके से लोगों को बोलना है कि हमें मिलजुल कर काम करना है, तभी हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाएंगे। सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है कोऑर्डिनेशन का वो मुंबई के डिब्बावालाज हैं, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं और बहुत सक्सेसफुली काम करते हैं। वो मिडनाइट में उठ जाते हैं, उनके यहाँ जो भी खाना तैयार होता है, जैसे बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि मुंबई में जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, तो वो घर का खाना बड़ा मिस करते हैं। तो डब्बा वाला के थ्रू उनको खाना मिलता है। अब डब्बा वाला तो एक जगह है, लेकिन मुंबई है बहुत बड़ा, तो वो किस तरह से अपने हर सेक्टर में उन्होंने लोगों को बांटा हुआ है और कोऑर्डिनेशन के थ्रू हर जगह डब्बास को पहुंचाते हैं, जो फाइनली उनके कंज्यूमर तक पहुंच जाता है। तो ये पूरा जो खेल है वो कोऑर्डिनेशन का ही है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल यदि आपको कोऑर्डिनेशन का लिखना हो तो मुंबई के डब्बा वालास का एग्जांपल जरूर लिख सकते हैं आप। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ coordination. Growth in size. A organization grow in size, the number of people employed of the organization also increase. जब देखो, जब फर्म की ग्रोथ होती है तो वहाँ पर काम करने वाले लोगों की भी ग्रोथ होती है। ठीक है। पर कभी कभी क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि सब लोगों को मैनेज करके चलना। All individual differ to their habit, work, background, approaches and situation, relationship with others. मतलब जितने भी लोग काम कर रहे हैं सबके अलग नेचर है, अलग हैबिट है, वो दूसरे से, हर व्यक्ति से अलग तरीके से मिलते हैं। तो ऐसे समय में क्या होता है ना, उनके बीच कोऑर्डिनेशन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तब हम उनको मोटिवेट करते हैं कि आप अपने पर्सनल गोल को अचीव करने के लिए कोऑर्डिनेशन करिए, ताकि आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाए, ताकि आपकी प्रमोशन मिल जाए। जब वो पर्सनल गोल की तरफ हम उनको अट्रैक्ट करते हैं तब वो और अच्छे से काम करते हैं और इससे हमारे फर्म की भी ग्रोथ होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड टू द डिपार्टमेंट, डिवीजन एंड सेक्शन। जैसा कि अभी हमने देखा कि हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, डिवीजन होते हैं और सेक्शन होते हैं। इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर मे बी सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज। तो अब यहाँ पर इतनी तरह के लोग हैं, तो हर व्यक्ति का काम करने का अपना स्टाइल है, वो अपने तरीके से काम करता है। जब वो अपने तरीके से काम करता है तो वो उसको
अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में भी फर्म के लिए वो काम करता है कि भैया हम ये काम करेंगे तो हमारा भी ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा, हमारी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, हमें प्रमोशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर इतने सारे फंक्शनल डिफरेंशिएशन होने के बाद भी सब लोग मिलजुल कर कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है स्पेशलाइजेशन। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन इज द कैरेक्टराइज्ड बाय द हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। देखिए आजकल अधिकतर ऑर्गेनाइजेशंस में जिनको बहुत सारा नॉलेज है, जिनके पास हाई डिग्रीज हैं, उनको ही अपॉइंट किया जाता है। स्पेशलाइजेशन अराइज आउट ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड डाइवर्सिटी टू टास्क परफॉर्म। अब ये स्पेशलाइजेशन कैसे आता है? जब हम ये जो टेक्नोलॉजी का कंटिन्यूस यूज करते हैं, जब हम डाइवर्सिटी को समझते हैं, तब क्या होता है ना, हमें उस चीज में स्पेशलाइजेशन आ जाता है। देयरफॉर नीड टू एम्प्लॉय द नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट यूजुअली थिंक दैट दे कैन ओनली क्वालिफाइड टू द इवेल्युएट, जज एंड डिसाइड अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेशनल क्राइटेरिया। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब वो पढ़ लिख कर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं तो उन्हें पता होता है ये सारा काम है कोऑर्डिनेशन से ही होगा, तो उनके पास वो स्पेशलाइजेशन की डिग्री रहती है जिसके थ्रू जो हेड होते हैं उनको वो काम देते हैं, फिर वो अपने हिसाब से दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और कोऑर्डिनेशन के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करते हैं। देखिए ये जो 3 पॉइंट है ना, स्पेशलाइजेशन, फंक्शनल डिफरेंशिएशन एंड ग्रोथ इन साइज, इनको बहुत अच्छे से इनके कॉन्सेप्ट को समझ लेना है, क्योंकि इससे आपको केस से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको इनको बहुत अच्छे से समझना है। तो आज बच्चों मैंने क्लास 12 का चैप्टर 1 कंप्लीट समझा दिया है, इसके कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं। बहुत ही जल्दी मैं इसके FAQs भी लाने वाली हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर से पिछले सालों में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना।